दोपहर बाद दीक्षा की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दी गई थी। अब शाम के वक्त शमशान घाट में काफी भीड़ मौजूद थी। राधा मोहन को अंतिम संस्कार में शामिल होने व चिता जलाने के लिए पुलिस शमशान घाट लेकर आई थी। राधा मोहन ने जब अपनी जवान बेटी की चिता को आग लगा दी तो वहां का माहौल बड़ा ही गमगीन था। राधा मोहन की आंखों से तो आंसुओं की धारा बह रही थी और धीरे धीरे चिता की लपटें आसमान को छूती जान पड़ रही थी। वहां पर सीता मोहन, जानकी मोहन, जगजीवन, मनीष, अक्षय, दीक्षा की फ्रेंड्स, आराध्या, कोमल, जूही समेत तमाम लोग दुखी उदास खड़े थे। लगभग सबकी आंखों में आंसुओं की झिलमिल तरंगे उठती साफ नजर आ रही थी। जगजीवन और सीता मोहन राधा मोहन के पास पहुंचकर उन्हें सांत्वना देते हैं। चलिए राधा मोहन जी। जो पुलिस इंस्पेक्टर उन्हें वहां पर लेकर आया था, वहां का कार्यक्रम निपटने के बाद उनके पास पहुंचकर शिष्ट भाव से बोला। राधा मोहन ने एक नज़र चिता पर डाली और फिर आंसू पोंछकर बोले, चलो। ठहरो, अब इन्हें जेल जाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वातावरण में अनोखे लाल की तेज आवाज गूंजी। राधा मोहन, इंस्पेक्टर और लगभग सभी लोगों की नजरें उस आवाज की दिशा में देखने लगी। सामने अपनी बाइक खड़ी कर अनोखे लाल उनकी ओर तेजी से बढ़ा चला आ रहा था। सब टकटकी लगाए उसे हैरत से देख रहे थे। राधा मोहन जी, अब आपको जेल जाने की कोई जरूरत नहीं है, वह राधा मोहन के नजदीक आकर बोला। राधा मोहन ने हैरानी से उसे देखा। क्यों सर? इंस्पेक्टर ने जिज्ञासावश पूछा। क्योंकि असली मुजरिम के चेहरे से नकाब उतर चुका है। आपने पता कर लिया क्या असली मुजरिम कौन है? इंस्पेक्टर ने पूछा। हाँ। अनोखे लाल का जवाब सुनकर कौतूहल का वातावरण और गंभीर हो गया था। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। आखिर कौन है असली मुजरिम? यह बात जानने के लिए हर कोई बेताब नजर आने लगा था। और असली मुजरिम जो कोई भी है यहीं पर मौजूद है। विस्फोट सा हुआ, हलचल सी मच गई। अनोखे लाल के इतना ही कहते ही सस्पेंस का जबरदस्त माहौल क्रिएट हो चुका था। क्या कहा तुमने इंस्पेक्टर? राधा मोहन को शायद यकीन नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने दोबारा पूछा। हमें उस शख्स के बारे में पता चल चुका है जिसने गोलियों में हेर फेर करके आपके हाथों दीक्षा को मौत के घाट उतरवाकर बहुत ही नायाब चाल चली थी, और वो यहीं पर उपस्थित है। अनोखे लाल सभी पर एक उड़ती हुई नजर डालते हुए बोला। राधा मोहन की आंखें सिकुड़ी, एकाएक चेहरे पर कसाव बढ़ने लगा, जबड़े कसते हुए नजर आए। कौन है वो कमीना? उसने जलते हुए स्वर में पूछा। अनोखे लाल की नजरें सब पर घूमी और एक शख्स पर जाकर स्थिर हो गई। ये है वो असली मुजरिम, अनोखे लाल ने कहा। ये झूठ है, सरासर झूठ है। जानकी मोहन बौखला गया और चीखा। ये सच है, असली मुजरिम तुम ही हो। उससे तेज स्वर में अनोखे लाल ने चीखा। सब आश्चर्य में डूबे जानकी मोहन की ओर देखने लगे थे, जबकि उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वह बुरी तरह बदहवास होता जान पड़ रहा था। आपको कोई गलत फहमी है इंस्पेक्टर साहब, बीच में सीता मोहन आगे बढ़कर बोला। जानकी में लाख ऐब सही, पर वो ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता। और किसी का कत्ल? मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो सच है। बिना सबूत के मैं कुछ नहीं कहता। सीता मोहन कुछ क्षण के लिए जड़ होकर रह गया, परंतु फिर गुस्से में बोला, क्या सबूत है? अनोखे लाल जानकी मोहन की तरफ घूमा, जेब से कुछ निकाला। इस घड़ी को पहचानते हो? उसने एक रिस्ट वॉच जानकी मोहन के सामने हवा में लहराते हुए पूछा। जानकी मोहन को थूक निगलना भी मुश्किल जान पड़ रहा था। ये तो मेरी घड़ी है, बड़ी मुश्किल से बोला। उस दिन होटल में एक नज़र आराध्या पर डालकर पुनः बोला, मेरी घड़ी गायब हो गई थी, आपको कहाँ मिली? राधा मोहन जी के बेडरूम में। क्या? ये वहाँ कैसे पहुँची? ये तो अब तुम ही बताओगे। मुझे नहीं पता कसम से। अगर आप ये समझ रहे हैं कि गोलियों में अदला बदली मैंने की और उसी दौरान घड़ी वहां पर गिर गई, तो आपको पता ही है कि मैं उस दिन होटल में था। मैंने कब कहा कि तुमने गोलियां बदली? फिर इन बातों का क्या मतलब है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं पता कि जानकी की घड़ी राधा मोहन के बेडरूम में कैसे पहुंची, पर जानकी निर्दोष है, उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है।
सीता मोहन ने अपने बेटे का बचाव करने की गरज से कहा। गोलियां जानकी मोहन नहीं बदला तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो निर्दोष है। जब आप मानते हैं कि गोलियां उसने नहीं बदली तो फिर कैसे गुनहगार हो गया वो? गोलियां बदलवाना भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना कि खुद गोलियां बदलना। अंडरस्टैंड? आप ये कहना चाहते हैं कि जानकी मोहन किसी और से गोलियां बदलवाया? हाँ बिल्कुल, ये सब झूठ है, मैंने किसी से गोलियां नहीं बदलवाई। जानकी मोहन गुस्से में कांपते हुए बोला। अब तुम्हारा भांडा फूट चुका है मिस्टर जानकी मोहन। अनोखेलाल उसकी तरफ पलटकर कहर भरी निगाहों से उसे देखने लगा। तुम्हारी सलामती इसी में ही है कि तुम सब कुछ सच सच बता दो। अरे क्या सच सच बता दो जब तुमने गोलियां हरिराम से बदलवाई? जानकी मोहन की बातों को बीच में काटते हुए अनोखेलाल बर्फ से ज्यादा ठंडे स्वर में बोला। जानकी मोहन कुछ पल के लिए तो स्तब्ध हो गया। डर के भाव उसके चेहरे पर और ज्यादा दिखने लगे। फिर यह कहकर कि उसका मन काम पर नहीं लग रहा है उसे गांव भिजवा दिया। ये झूठ है। जानकी खुद को संभालते हुए तेज स्वर में बोला। उसके साथ काम करने वाले किसी से भी पूछ लीजिए, सबको पता है कि उसका काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। जितने दिन उसने काम किए वह मेरे कहने पर किया, वरना तो वो पहले ही चला जाता। यह सब तुम्हारी प्लानिंग का हिस्सा भी तो हो सकता था। तुमने उसे रखा ही होगा गोलियों की अदला बदली के लिए। उसका मन नहीं लगता काम में। यह बात तुमने उससे जानबूझकर कहलवाई ताकि काम होने के बाद तुम उसे आराम से वहां से हटा दो। ये सब झूठ है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहां से भेजकर तुम्हें लग गया कि अब बाई चांस पुलिस उस तक पहुंच सकती है तो तुमने उसका एक्सीडेंट करा दिया। क्या हरिराम का एक्सीडेंट हो गया? अनोखेलाल ने जानकी मोहन को बुरी तरीके से घूरा। ओह, तो आप इसीलिए यह समझ रहे हैं कि मैंने हरिराम से गोलियां बदलवाई और बाद में उसे मारने के लिए एक्सीडेंट करवा दिया। पर यह सब महज एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। हरिराम मुझसे कई बार घर जाने के लिए बोल चुका था, इसीलिए मैंने उसे जाने दिया। और बाद में उसका जब एक्सीडेंट हो गया तो आपने 2 और 2 4 मिलाकर एक नई कहानी गढ़ दी। जबकि एक्सीडेंट आजकल तो होता ही रहता है, सैकड़ों एक्सीडेंट रोज होते हैं और उसमें से अनगिनत लोगों की जान भी चली जाती है। तुमने सही कहा, हरिराम के दीक्षा के मौत के एक दिन बाद चले जाना और उसका एक्सीडेंट होना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो महज इत्तेफाक है। पर आपको शायद पता नहीं है कि राधा मोहन जी के बेडरूम तक जाने वाले रेन पाइप में जो लोहे की पत्ती पर खून लगा पाया गया है, जो कि उस शख्स का है जिसने गोलियां बदलने के लिए रेन पाइप से चढ़कर कमरे की खिड़की तक पहुंचा और बाद में कमरे में और हड़बड़ी में वापसी के वक्त खुद को पत्ती से चोटिल करा बैठा। खून की जांच में जो ब्लड ग्रुप पाया गया है वो हरिराम का है। हरिराम का ब्लड ग्रुप है, क्या वो किसी और का नहीं हो सकता? दुनिया में केवल उस ब्लड ग्रुप का हरिराम ही है क्या? बिल्कुल नहीं, अनोखेलाल शांत भाव से बोला। पर ब्लड में कैंसर के लक्षण भी पाए गए थे और हरिराम को ब्लड कैंसर है। यह भी तो एक इत्तेफाक हो सकता है। यानी तुम्हारा कहना है कि गोलियां किसी और ने बदली और उसका ब्लड ग्रुप भी वही है जो हरिराम का है और उसे भी ब्लड कैंसर है। क्या ये बड़ी बात है? कई बार इत्तेफाक इतने तगड़े होते हैं कि वे इत्तेफाक न लगकर सच ही लगने लगते हैं। दलीलें बढ़िया दे लेते हो, पर तुम्हें ध्यान नहीं कि मैंने क्या कहा था। मेरे पास तुम्हें असली मुजरिम साबित करने के लिए पक्का सबूत है। सबूत क्या है? कहते कहते कांपने लगा जानकी। मुझे हरिराम मिल गया है और उसने मुझे सारी बात बताई। ये झूठ है। हरिराम एक्सीडेंट में मर चुका है। आप मुझे झूठा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जानकी मोहन उत्तेजित होकर बोलता चला गया। तुम्हें कैसे पता कि हरिराम एक्सीडेंट में मर गया? जानकी मोहन को झटका लगा। वह सूखे होठों पर जबान फेरते हुए बंगले झांकने लगा। मैं बताता हूं। तुम्हें यह इसलिए पता है क्योंकि एक्सीडेंट तुमने करवाया था। जिसने भी किया उसी ने तुम्हें हरिराम के मरने की खबर दी। तुमने समझ लिया कि वह मर गया। शायद वो मर भी जाता क्योंकि एक्सीडेंट बहुत तगड़ा था, पर हरिराम किस्मत वाला निकला। ये यूं कहें कि तुम्हारी बदकिस्मती थी जो तुमने लापरवाही बरती। तुरंत खोजबीन करते तो पता चलता कि हरिराम को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया और डॉक्टरों ने उसे बचा लिया था। तुमने हरिराम के बारे में मुझे सब कुछ सच सच इसीलिए बताया था क्योंकि तुम्हें लगता था कि पुलिस को हरिराम की हवा तक नहीं लगेगी। पर तुम ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो गए और वही तुम्हारे लिए खतरा साबित हो गया। हमने हरिराम को ढूंढ लिया है और उसी ने तुम्हारी काली करतूत खोल कर रख दी। बकाए खड़े सीता मोहन ने फौरन जानकी मोहन की तरफ प्रश्न चिन्ह नजरों से घूरा।
जानकी दूसरी ओर देखने लगा। क्यों किया तूने ऐसा? सीता मोहन गर्जा पर जानकी मोहन को काटो तो खून नहीं निकले। मैं बताता हूं, जवाब अनोखे लाल ने दिया। बात वही है जो मैंने आपसे आपके घर पर कही थी। जानकी को लगा कि गोलियां बदलने से दीक्षा मर जाएगी और उसकी हत्या के इल्जाम में राधा मोहन जी को फांसी हो जाएगी और उनके ना रहने पर सारी दौलत कानूनन आप दोनों को मिल जाएगी। सीता मोहन ने दांत पीसे और रुआसे स्वर में बोला, परसों बात हम दोनों भाई एक होने जा रहे थे, पर तूने इतनी गहरी खाई खोदी, नालायक। इंस्पेक्टर, अगर जानकी ने गोलियां हरिराम से बदलवाई तो जाहिर है कि यह बेडरूम में नहीं गया। फिर इसकी घड़ी बेडरूम में कैसे पहुंची? बीच में राधा मोहन ने सवाल किया। इस सवाल पर सब चौंके और शायद इसी सवाल की वजह से थोड़ी देर के लिए बहसबाजी भी खत्म हो गई। पर अब जवाब के लिए सबकी नजरों का केंद्र बिंदु अनोखे लाल था। घड़ी पहुंची नहीं, बल्कि जानबूझकर पहुंचाई गई। क्यों? क्योंकि कोई जानकी मोहन को सच में फंसाना चाहता था। अनोखे लाल ने जवाब दिया। पर जानकी तो इस केस में खुद ही इन्वॉल्व था। फिर ये बात उस शख्स को कहां मालूम थी? होती तो वो ये बेवकूफ नामा हरकत ना करता। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। वो शख्स है कौन और जानकी मोहन को क्यों फंसाना चाहता था? खुद को बचाने के लिए। खुद को बचाने के लिए? इसका मतलब गोलियों के हेरफेर में कोई और इन्वॉल्व था। इस बार हैरत से आंखें फाड़ते हुए जगजीवन बोला, हाँ। एक बार फिर विस्फोट सा हुआ। सस्पेंस और गहरा हो गया। वो कमबख्त था कौन? जगजीवन ने ही पूछा। वो भी हमारे बीच ही उपस्थित है। एक बार फिर लोगों में फुसफुसाहट होने लगी। सबकी नजरें एक दूसरे की ओर शक से देखने लगी। और फिर जब अनोखे लाल की घूमती नजर एक शख्स पर जा ठहरी तो उसका दहशत के मारे बुरा हाल हो गया। चेहरा पीला पड़ने लगा। फिर एकाएक वह भागा। पकड़ो उसे! अनोखे लाल चिल्लाया। वहां पहले से मौजूद सब इंस्पेक्टर ने दौड़कर मनीष को पकड़ा। वो शख्स मनीष था? किसी ने आश्चर्य से कहा, जबकि जगजीवन को काटो तो खून ना निकले। वो शख्स तुम्हारा बेटा मनीष है जगजीवन जी। अनोखे लाल ने व्यंग्य से उसकी तरफ देखा, जो गोलियों में हेर फेर कर दीक्षा को मारने का ख्वाहिशमंद था, क्योंकि दीक्षा ने उसके प्यार को ठुकरा दिया था। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मनीष सब इंस्पेक्टर की बाहों से छटपटाते हुए निकलने की कोशिश करते हुए चीखने लगा। अच्छा। अनोखे लाल ने जेब से ब्रेसलेट निकाला। ये ब्रेसलेट तुम्हारा है, इसमें तुम्हारा नाम भी लिखा है। ब्रेसलेट में नाम ऑर्डर पर लिखा जाता है। यह भी मुझे राधा मोहन जी के बेडरूम में मिला। ये झूठ है, मैंने तब ब्रेसलेट नहीं। कहते कहते रुका मनीष, फिर कुछ सोचकर बोला, नहीं पहना था। तो क्या बेडरूम में उड़कर पहुंच गया? मेरे पास ऐसे और भी ब्रेसलेट हैं जिनमें मैंने अपना नाम लिखवाया है। तुम्हारा झूठ अब और नहीं चलने वाला। तुमने मुझे पहले भी कई बार गुमराह करने की कोशिश की है, जबकि हकीकतन दीक्षा के द्वारा तुम्हारे प्यार को ठुकराने के बाद तुम्हारे मन में उसके लिए ईर्ष्या की आग जलने लगी थी। मेरी नहीं तो किसी की नहीं, यही वाली भावना तुम्हारे मन में घर कर गई थी। बीच में मत बोलो। और जब अक्षय ने नशे की हालत में तुम्हें सारा प्लान बताया तो तुम मौके का इंतजार करने लगे। मौका मिलते ही तुमने गोलियों में अदला बदली कर दी। तुम सोचते थे कि सबकी नजर में तुम्हें प्लान पता नहीं है, इसीलिए तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा, करता भी नहीं, अगर अक्षय के मैजिक पेन में अनजाने से तुम्हारी बातें रिकॉर्ड ना हुई होती। या यूं कहें कि तुम्हारी बदकिस्मती की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी तुमने अपने बचाव के लिए पहले से ही बलि का बकरा ढूंढ लिया था, और वो था जानकी मोहन। तुमने उससे कई दिन बातें की, फिर मौका मिलते ही उसकी घड़ी ताड़ ली, और इसके बाद तुमने राधा मोहन जी के कमरे में मौका देखते ही उसकी घड़ी डाल दी। ये आप पता नहीं क्या अनाप शनाप बक रहे हैं। मनीष झल्ला पड़ा। मेरे पास चश्मदीद गवाह भी है। मनीष को सांप सूंघ गया। वो कौन है चश्मदीद गवाह? जगजीवन ने हिम्मत करके पूछा। हरिराम। हरिराम? हाँ, हरिराम। हरिराम ने खुद अपनी आंखों से मनीष को गोलियों में अदला बदली करते देखा, क्योंकि वह खुद वहां मौजूद था। दरअसल हुआ ये कि गोलियों में हेर फेर करने के लिए रेन पाइप से हरिराम जब खिड़की तक पहुंचा
खिड़की को खुले हुए देखा तो शंकित हो गया था। उसने झांक कर जब भीतर देखा तो तुम्हें गोलियों में हेर फेर करता पाया। उस समय तुम्हारे चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था, पर वह चेहरे से नीचे गर्दन में कपड़ा था, पर तुमने ध्यान नहीं दिया था और रोशनी के लिए तुमने फोन की टॉर्च इस्तेमाल की थी, जो बाई चांस एक दो बार तुम्हारे चेहरे पर पड़ी थी और उसी रोशनी में हरिराम ने तुम्हारा चेहरा देख लिया था। हरिराम को अब कमरे में जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो काम वह करने आया था वह तुमने कर ही दिया था। फिर वह जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगा ताकि कहीं तुम वापस ना आ जाओ और उसे देख ना लो। इसी जल्दबाजी में नीचे उतरते ही वो घायल हो गया। मनीष दूसरी ओर देखने लगा। क्या हरिराम मनीष को पहले से जानता था? मतलब जैसा उसने देखा वह जान गया कि वो मनीष है? जगजीवन ने पूछा। नहीं, पर जब उसने यह बात बताई तो हमने प्लान जानने वाले सभी लोगों को, जिन्हें वह नहीं जानता था, उनकी तस्वीरें दिखाई तो उसने मनीष को पहचान लिया था। वैसे मेरे पास एक और सबूत है। कोई कुछ नहीं बोला, बस अनोखे लाल को घूरते रहे सब। तुम्हें शायद यह पता नहीं होगा कि गोलियों के पीछे उनका एक नंबर लिखा होता है। मैंने रिवॉल्वर की बाकी गोलियों के पीछे लेकर सारे नंबर देखे और राजनगर के उन सभी दुकानों को जो गोलियां बेचते हैं उनको दिखलाई, जहां से तुमने गोलियां खरीदी थी, और उसने नंबर देखकर फौरन बता दिया कि किसने गोलियां खरीदी हैं। और वो तुम थे मनीष। तुम्हें राधा मोहन जी के रिवॉल्वर की रखने की जगह आदि सब के बारे में अच्छी तरीके से मालूमात था, क्योंकि तुम उनके लिए एक तरह से फैमिली मेंबर जैसे थे। तुमने अपने पापा के रिवॉल्वर के लाइसेंस के दम पर गोलियां खरीदी और दुकानदार को कुछ अलग से भी भेंट चढ़ाई। तुम्हारे पापा के पास और राधा मोहन जी के पास एक ही तरह की रिवॉल्वर है, इसीलिए तुम्हारे लिए गोलियां खरीदना बहुत आसान रहा। तुम चाहते तो अपने पापा के द्वारा पहले से खरीदी गोलियां इस्तेमाल कर सकते थे, पर तुम्हें डर था कि इस हरकत से तुम फंस सकते हो, जो तुमने वैसा नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे प्लान में तुम्हारे पापा का कोई रोल नहीं था। होता तो तुम्हें गोलियां बाहर से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर आखिरकार तुम फंस ही चुके हो। कोई अपराधी लाख चतुराई कर ले, कितना भी दिमाग लगा ले, पर वह बच नहीं सकता। क्राइम नेवर पेज। मैं दीक्षा को दिलो जान से चाहता था, मगर उसने मेरे प्यार को बुरी तरीके से ठुकरा दिया। अनोखे लाल के चुप होते ही मनीष गुस्से में फुफकारा। मैंने तभी तय कर लिया था कि वह मेरी नहीं तो किसी की नहीं हो सकती। तड़ाक तड़ाक। तभी आगे बढ़कर जगजीवन ने मनीष के गालों पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। ये तूने क्या कर दिया दुष्ट लड़के? जगजीवन ने उसे मारते हुए रोते स्वर में बोला। सब इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर उसे मनीष से अलग कराया। इसे यहाँ से लेकर जाइए इंस्पेक्टर, इस दुष्ट लड़के को जेल में डाल दीजिए और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। पापा, मनीष तड़प उठा। मर गया तेरा पापा। जगजीवन आंसू पोंछकर शांत पत्थर खड़े राधा मोहन जी के पास गया और हाथ जोड़कर शर्मसार होते हुए मरी हुई आवाज में बोला, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानता था कि शैतान मेरे घर में ही है। मालूम होता तो पहले ही उसे पुलिस के हवाले कर देता। राधा मोहन कुछ नहीं बोला, पूर्ववत खड़ा चिता की ऊंची उठती लपटों को घूरता रहा। फिर अनोखे लाल के कहने पर सब इंस्पेक्टर ने मनीष व जानकी मोहन के हाथों में हथकड़ियां पहना दी और उन दोनों को जीप की तरफ लेकर चला गया।